चलिए अब ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे आम्ल क्षार और क्या लवण, है ना। आम्ल क्षार लवण पढ़े थे और उसमें तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में पढ़े थे। तो वो सब जो होता है एक एक नंबर्स का क्वेश्चन रहता है आपके पास, और वो सब आपको याद रखना। जैसे आम्ल क्षार में अगर अंतर देता है या आम्ल का 5 गुण लिखे या क्षार का 5 गुण लिखे, तो उसमें आपको एग्ज़ाम में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो आप लोग उसको रिकॉलिंग कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ये नहीं आप लोगों को जो पढ़ा दिए चलिए वो सब चीज़ें हो गया सो हो गया, नहीं, आपको उसको याद करना है, समझ गए। और आज का जो टॉपिक से है, आज हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए। केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आप लोग को इसमें एक चीज़ जानना है क्या कि पीएच मान एक पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है पीएच मान के बारे में हमको जानना है कि पीएच मान क्या होता है, ठीक। तो पीएच मान में आपको ये जानना है कि उससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है और पीएच मान का खोज किसने किया था, ठीक। पीएच मान कितने ईस्वी में खोज किए गए थे। फिर उसमें आता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। फिर पीएच मान में एक फार्मूला भी आता है कि pH = -log H प्लस का सांद्रण होता है। तो ये सब का वैल्यू आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड 5 नंबर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी 1-2 नंबर्स का क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे पहला हम लोग जानेंगे पीएच मान, ठीक। तो पीएच मान इसमें लिखेंगे, लिखिए पॉइंट्स में, पहले इसके बारे में जानिए। लिखिए पीएच स्केल, हाँ पीएच स्केल ऐसे लिखना, पीएच स्केल को सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में विकसित किए थे, समझ गए। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो आपका पीएच स्केल होता है, हम लोग नापते हैं उसका आम्ल का कितना होता है, 5 से कम है, 7 से ज़्यादा है, ठीक। तो पीएच स्केल को सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में विकसित किए थे, समझ गए। एक उसमें होता है कि पीएच से हाइड्रोजन की शक्ति की जानकारी मिलती है। यानी पीएच से किस चीज़ की जानकारी मिलेगी, हाइड्रोजन की शक्ति की जानकारी मिलती है, ठीक ना। अब इसमें एक आता है पीएच मान होता है कि पीएच मान आखिर है क्या। तो अब ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो एक आता है पीएच मान। तो पीएच मान का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तब आपको पीएच मान का डिफिनेशन याद रखना है कि किसी विलयन, ठीक ना, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, ठीक, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक हो, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक हो, उसे क्या कहेंगे, पीएच मान कहते हैं, है ना। तो उसमें लिखिए कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन
आयनों का सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण के मतलब हो गया बउआ कि H+, ठीक ना। हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण का मतलब होता है H+, समझ गए। H+ के व्युत्क्रम के लघुगणक, के व्युत्क्रम के लघुगणक किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक, लिख लिए, लघुगणक को विलयन का pH मान, विलयन को pH मान, लघुगणक के विलयन को pH मान कहते हैं। समझ गए। तो आपको इसमें याद रखना है कि को विलयन का pH मान कहते हैं, या इसमें याद रखना किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के विलयन को क्या कहेंगे, pH मान कहते हैं, pH मान कहते हैं। तो देखिए आप जो यहाँ देखें तो pH मान बराबर होता है बाबू यहाँ कि pH मान बराबर होता है log 1/H+ का सांद्रण। तो यही हुआ कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण जो है, ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक। ये हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है, सांद्रण के व्युत्क्रम है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब 1/n 1/2n कुछ भी वो बट्टा में रहेगा, वो व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम के लघुगणक के विलयन को pH मान करते हैं। यहाँ लघुगणक के मतलब लॉग, समझ गए, इसको लॉग बोलते हैं। अब इसी चीज़ को अब हम यहाँ निकालेंगे कि pH मान बराबर अगर होगा, pH मान का फार्मूला अगर पूछता है यहाँ से कि pH मान का फार्मूला बताओ, तो pH मान बराबर होगा -log H+ का सांद्रण। ये क्या हो गया, अगर ऊपर जाता है तो माइनस में होता है। जैसे आप लोग पढ़े ना जी कि यहाँ से 1/n रहेगा, तब इसको हम लिखेंगे तो a⁻n होता है। एक फार्मूला पढ़े हैं, तो जस्ट वही फार्मूला को यहाँ पर ही यूज़ किए हैं, समझ गए। तो अब आप इसमें देखिए एक फार्मूला आता है, आपको वो फार्मूला याद रखना है कि log x के पावर m है, ठीक। तो log x के पावर m रहेगा, तब हमको इस फार्मूला का यूज करना है m log x, समझ गए। log x के पावर m रहेगा तो इस फार्मूला का होगा, इसका m log x होगा। अब इसी में एक चीज़ और आता है कि log 10 का वैल्यू 1 होता है। log 10 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फिर log एक फार्मूला और याद रखना आपको कि log x = a होता है। तो आपको यहाँ पर इसे याद रखना है कि x बराबर हो जाएगा 10 के पावर a, समझ गए। तब क्या हो जाएगा, x बराबर 10 के पावर a, समझ गए। अभी हाँ, log x = a और x बराबर क्या होगा, अगर आपसे एक फार्मूला यहाँ से जब इसके अकॉर्डिंग अगर दिया जाए क्वेश्चन, तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके आप बना सकते हैं, समझ गए। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं इस सब फार्मूला का, आप पहले इसे बता लीजिए। तो उतार लिए। तो इसमें देखिए एक क्या होता है, आपको इसमें एक pH वैल्यू निकालना रहता है। जैसे अम्ल का pH मान होता है तो अम्ल का pH मान कितना होता है, क्षार का pH मान कितना होता है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, समझ गए। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इस साइड में हम लिख लेते हैं, दिख रहा है, इधर पॉइंट्स में लिख लीजिए
कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम, यानी कहने का मतलब पीएच वैल्यू जो रहेगा 7 से क्या है? कम है ना। इस तरह से भी इंडिकेट करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या यहाँ ये भी होगा कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक के मतलब पीएच जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? 7 से अधिक रहेगा। समझ गए? फिर एक होता है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो यानी कहने का मतलब पीएच वैल्यू इक्वल टू 7, ये क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका पीएच मान हो गया। समझ गए? हाँ। उतार लिए? चलिए ऊपर मिटा देना। चलिए इसको हम आपको फार्मूला के अनुसार जो बताएं, इस फार्मूला का यूज़ किस तरह से करना है नहीं करना है, इसको में आप लोग देखिए। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी बिलियन में H प्लस आयनों, यदि किसी बिलियन में H प्लस आयनों का सांद्रण 10 के पावर -4, हाँ H प्लस आयनों का सांद्रण 10 के पावर -4 हो तो लिख लिए? हो तो बिलियन का पीएच मान बताएं। हो तो बिलियन का पीएच मान बताएं। हो तो बिलियन का पीएच मान बताएं। तो देखिए अब आपको हम बताते हैं कि यदि किसी बिलियन के आयनों का सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों यानी H प्लस आयनों का सांद्रण 10 के पावर -4 दिया हुआ है, तब बोला कि पीएच मान निकालना है। तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आपको जस्ट इसमें एग्जाम में ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। कौन फार्मूला? ये फार्मूला, पीएच मान बराबर -log H प्लस का सांद्रण, है ना। तो आप इस फार्मूला का यूज़ करिए। देखिए कि H प्लस आयन का सांद्रण दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ लिखिएगा पीएच मान इक्वल टू -log H प्लस आयन का सांद्रण, H प्लस का सांद्रण लिख दिए। तो इसमें देखिए पीएच मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर ही -log लिखेंगे और H प्लस आयन का सांद्रण कितना दिया हुआ है? 10 के पावर -4, है ना। तो अब इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए कि इसके में ये फार्मूला आ रहा है कि नहीं? log x के पावर m है, यहाँ log 10 के पावर -4 है। तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, यानी जो पावर में रहेगा उसको गुना में कर देना है, और log x है यानी log x के जगह पर क्या है? 10 है कि नहीं है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो माइनस पहले से है, ये -4 लाएंगे तो इस तरह से होगा, और log 10 होगा कि नहीं होगा? इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो इसमें अब आप देखिए कि अगर इसको निकालेंगे तो माइनस माइनस गुना करें तो क्या होगा बाबू? +4 इंटू log 10 है, तो log 10 का वैल्यू कितना? 1 है, तो 1 हो गया। यानी कि जब इसको हम हल करते हैं तो कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि जब भी आपको देगा कि H प्लस आयन का सांद्रण 10 के पावर -4 है, तो उसका pH वैल्यू कितना आएगा? 4। फार्मूला के माध्यम से बना दीजिएगा ना। चलिए उतारिए इसे।
और एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए क्वेश्चन बाबू। देखिए, यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का क्या दिया हुआ है, पीएच मान कितना है, 5 है, 5 है, लिख लिए। तब H प्लस आयनों का सांद्रण बताएं। तब H प्लस आयनों का सांद्रण बताएं। H प्लस आयनों का सांद्रण बताएं, यानी इसका वैल्यू बताना है। समझ गए? तो इसको में निकालने के लिए आपको देखिए कुछ नहीं करना, जस्ट वही फार्मूला का अप्लाई करना है और उसको जिस तरह से मैथ बनाते हैं उसका मान पुट करिए और इसका आंसर प्राप्त कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ इसमें अभी निकालें कि पीएच मान इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का सांद्रण। अब इसमें क्या करना है कि पीएच मान दिया हुआ है 5 माइनस लॉग H प्लस का सांद्रण, तो हमें यही निकालना है ना। अब ये देखिए आपको यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, इसके नीचे देखिए log x दिया हुआ है कि नहीं दिले है, दिले है। तो log x दिले है तो आप समझ जाइए यहाँ पर ही कि ये ही फार्मूला अप्लाई कर देना कि तब यहाँ H प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसको हम यहाँ से ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H प्लस बचेगा कि नहीं। और ये इसमें H प्लस बचा, जैसे इसमें log H प्लस ये है, इसमें log x है, तो log x है तो log x को क्या कर दिए, x वैल्यू बनाए और log को हटाएं तो ऊपर उस साइड में कितना हो गया 10 के पावर a, तो इधर जाएगा तो 10 के पावर -5, क्योंकि माइनस ना दिया हुआ है तो -5। तो देखिए H प्लस का सांद्रण रहेगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -5। आ गया कि नहीं आ गया, तो आपको यही निकालना था। समझ गए? इस फार्मूला का यूज करके H प्लस आयन का सांद्रण निकालना रहता है। समझ गए ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए लिख लिए। अब देखिए ये आप लोग जो पढ़े हैं ये सब एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है इससे, ठीक। और आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके भी पढ़ लीजिए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, ठीक। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स सुन करके थोड़ा सा लिख लीजिए और याद भी करिएगा। लिखिए पॉइंट्स में, जिस अम्ल का पीएच मान कम होगा, जिस अम्ल का पीएच मान कम होगा, लिख लिए, उसका अम्लीय शक्ति अधिक होता है। यानी कि पीएच मान अगर कम रहेगा, अगर पीएच मान 7 से क्या रहेगा बाबू, कम रहेगा, तो इसका अम्लीय शक्ति क्या होगा, हाँ अम्लीय शक्ति हो जाएगा अधिक। तो ये याद रखना है कि जिस अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो उसका अम्लीय शक्ति क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ने पर, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ने पर
हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ने पर विलयन का पीएच मान घटता है। हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ने पर विलयन का पीएच मान क्या होगा? घटता है। समझ गए? तो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ने पर विलयन का पीएच मान क्या होगा? घटता है। आगे पॉइंट्स में लिखिए, पाचन तंत्र का पीएच मान 1 होता है। पाचन तंत्र का पीएच मान 1 होता है। क्या होगा? 1 होता है। जो पाचन तंत्र जिसे हम लोग खाना खाते हैं तो पचता है ना, तो वही पाचन तंत्र का पीएच मान क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? तो आगे लिखिए, पेट की अम्लीयता। हाँ, जो खाना खाते हैं ना जी, तब सोचते हो ना पचाने के लिए। हाँ, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए खाने वाला सोडा है ना, NaHCO3 लिख लेना कोष्ठ में। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। हाँ, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए खाने वाला सोडा तथा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल 2। समझ गए? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पोस्ट में लिखिए MgOH का होल 2 के घोल का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो पेट की अम्लीयता को दूर करना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? खाने वाला सोडा तथा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज़ करेंगे, है ना? हाँ, करते हैं। आगे लिखिए पॉइंट्स में, जब इसे लिखिए, जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो तब दांत सड़ने लगते हैं। यानी अगर दांत का जो पीएच वैल्यू रहेगा 5.5 से कम हो गया तो दांत क्या होगा? सड़ने लगेगा। समझ गए? यानी दांत आपके पास रहेगा ही नहीं अगर पीएच वैल्यू कम गया 5.5 से। तो जैसे आम खाते हैं ना, तो दांत कैसा सहलता है ना जी? कच्चा एकदम खट्टा आम खाते हैं, और उसमें अगर आपको दे दिया जाए भुंजा चबाने के लिए तो नहीं चबा पाइएगा, क्योंकि उसमें अम्लीय पीएच वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है ना। इसीलिए आपको सहन शक्ति नहीं होता कि हम चबाने पर लगता है कि कुछ और अलग से फीलिंग आती है ना। चलिए आगे पॉइंट्स में लिखिए, अधिक मेहनत करने पर, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, लिखिए अधिक मेहनत करने पर शरीर में लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। अधिक मेहनत करने पर शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो जैसे सर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी क्या है, आप लोग को दे दिया जाए कि कुदाल चलाना है, आप कुदाल चला रहे हैं, चलाते चलाते आप थक जाइएगा, फिर भी आप चलाते हैं, है ना। तो चलाते चलाते क्या इतना तक थक जाते हैं, जो कि उसमें थकने का मेन कारण यही है
कि जो शरीर में क्या हो जाता है, ज़्यादा अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने पर आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, और लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण ही क्या होता है, आदमी थक जाता है। अब आपको दौड़ाता है तो हद से ज़्यादा दौड़ने लगते हैं, मन तो कर नहीं रहा क्योंकि शरीर के अंदर क्या जमा हो रहा है, लैक्टिक के अम्ल, है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, आदमी थक जाते हैं। तो अधिक जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसमें एक लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण व्यक्ति काम नहीं कर पाता ज़्यादा, समझ गए। इसलिए बीच बीच में ग्लूकोज, ठंडा पानी पीते हुए रहते हैं, समझ गए। चलिए आगे लिखिए, लिखिए तांबे के बर्तन पर कॉपर सल्फेट, तांबे के बर्तन पर कॉपर सल्फेट की परत चढ़ जाती है, कॉपर सल्फेट की परत चढ़ जाती है, कॉपर सल्फेट की परत चढ़ जाती है। तो तांबे के जो बर्तन होता है उसमें कॉपर की जब परत चढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि वो तांबा क्या है, क्षारीय है ना। उसी में लिखिए जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। लिख लिए। अब देखिए क्षारीय होती है। एक आपने पढ़ा था कि इसमें फर्स्ट लेसन में आप लोग को पढ़ाए थे लवण, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाए थे, है ना। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो कि सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, लवण हो गया और उदासीन लवण हो गया। ये तीनों लगभग रिएक्शन सेम करता है, समझ गए। जैसे अभी क्या है कि लवण, तो लवण के बारे में हम लोग जानेंगे कि लवण होता तो लवण यानी कि साल्ट, है ना। तो साल्ट का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें लिखिए आप कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, निर्माण करते हैं। तो उदासीन जो लवण जो रहता है, लवण क्या ऐसे बनाता है, तो अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया कर क्या होता है, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, या करता है। अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, उसे लवण कहेंगे, है ना। जब लवण होवे करता तो उसे लवण कहते हैं। तो ये देखना कि हमें लवण कैसे प्राप्त होता है, कि जब हम अम्ल से और क्षार से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको लवण प्राप्त होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में आप याद रखिए इसे, कि जिसे हम यहाँ से चलिए लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं HA लिखें, ठीक। एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिए, HA आप प्लस में लिख दिए BOH, लिखे ना। तो ये जब रिएक्शन कर रहा तो देखो जिसमें हाइड्रोजन की शक्ति, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है उसे अरहेनियस अम्ल कहते हैं। जिसमें OH रहता है, वो OH माइनस रहता है, उसको बोलते हैं अरहेनियस क्षार। पढ़ाए थे ना कि जो H प्लस आयन देता है उसको अरहेनियस अम्ल कहेंगे, और जो OH माइनस देता है उसको अरहेनियस क्षार कहते हैं। तो वही है, H है यहाँ, एक OH है, तो एक अम्ल है एक क्षार है ना।
एक क्या हो गया, ये आम्ल, ये हो गया क्षार। तो आम्ल और क्षार से जब अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा AB, अब प्लस Na से बनेगा क्या, प्लस में H2O, इस तरह से बन जाएगा H2O। समझ गए, यानी कि ये हो गया लवण। ये भी जो बना क्या बन गया, लवण। यानी कहने वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको BA भी लिख सकते हैं, BA, यानी एक प्लस था एक माइनस, तब तो बनेगा एक प्लस था एक माइनस, है ना। तो हाँ, वो रिएक्शन थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया था, इसके अनुसार एक एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। BA प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया आपका, लवण हो गया, ये हो गया जल। तो नहीं प्राप्त हुआ कि आम्ल और क्षार से रिएक्शन कर रहा तो किस चीज़ का प्राप्त होता है, लवण तथा जल का निर्माण। जैसे देखिए यहाँ पर हम आम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं HCl, Na लिखते हैं NaOH, लिखे कि नहीं लिखे। तो इसमें हम क्या लिखना है, हमको रिएक्शन जब करेंगे तो देखिए B है तो B पहले लाए, तो यहाँ B की जगह पर Na है ना जी, तो Na लिख दिए, Na प्लस होगा, A की जगह पर क्या है Cl है, तो Cl क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में होगा, अब प्लस H2O हमेशा बनेगा, है ना। तो यही बन गया ना लवण, ये हो गया जल। तो रिएक्शन करने आएगा ना कि एक अम्ल को एक क्षार को अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण तथा जल, यही कहलाता है लवण। समझ गए, चलिए उतारिए। एक अब आपको मिलता है अम्लीय लवण, समझ गए। एक क्या होगा, अम्लीय लवण। तो देखिए अम्लीय लवण है ना, तो इसमें अम्लीय ही रहेगा पहले, उसके बाद क्षार होगा, ये याद रखना। अम्लीय लवण में क्या होगा, पहले अम्ल होगा उसके बाद क्षार होगा। तो लिखिए जिस लवण का निर्माण हाँ, जिस लवण का निर्माण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, ध्रुवल क्षार के बीच होता है, समझ गए कि जिस लवण का निर्माण प्रबल अम्ल तथा ध्रुवल क्षार के बीच होता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, हाँ, उसे अम्लीय लवण कहते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। तो एक चीज़ बताइए आप लोग कि प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल बताइए, एक ध्रुवल क्षार का एग्जाम्पल बताइए। आप लोग को बताए थे ना, बताइए। प्रबल अम्ल एक ध्रुवल क्षार, नहीं याद है, याद ही नहीं करते हैं आप लोग। देखिए प्रबल अम्ल हो गया आपको इसमें, जैसे रिएक्शन तो HCl हो गया जो प्रबल अम्ल हो गया, अब प्लस हाँ HCl जो रहेगा क्या होगा, प्रबल अम्ल, और MgOH का होल 2 NaOH का होल 2 रहेगा, ये सब OH का होल 2 रहेगा, वो सब ध्रुवल क्षार होगा, ध्रुवल क्षार। समझ गए क्या होगा, ध्रुवल क्षार होगा। तो प्लस में MgOH का होल 2, है ना। तो इसको हम रिएक्शन करेंगे तो Na हो जाएगा MgCl प्लस में 3H2O, ये बन गया आपको अम्लीय लवण, है ना। एक और एग्जाम्पल चाहिए तो आप लिख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखिए H2SO4 प्लस MgOH के होल 2 के बाद क्या एक बताए थे आपको,
एक CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। तो देखिए इसमें अगर लिखते हैं तो CaSO4 और प्लस में H2O है ना, H2O। तो इस तरह का आपको जो मिलेगा रिएक्शन वो हो जाएगा आपका अम्लीय लवण। समझ गए? अब आइए आगे। याद रखिएगा ना कि अम्लीय लवण रहेगा बुआ। तो देखिए इसमें अम्लीय लवण है तो आप पहले याद रखें कि जिस लवण का निर्माण प्रबल अम्ल से होता है, प्रबल अम्ल तथा ध्रुवल क्षार, ये याद रखना कि अम्लीय लवण में प्रबल अम्ल और ध्रुवल क्षार के बीच होता है रिएक्शन, तब वो कहलाएगा अम्लीय लवण, है ना। और जिस लवण का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा कौची, प्रबल क्षार तथा ध्रुवल अम्ल अगर हो जाता तो हो जाएगा क्षारीय लवण। ये हो गया अम्लीय लवण तो हो जाएगा क्षारीय लवण, है ना। क्या हो जाएगा? हाँ, क्षारीय लवण। ये हो जाएगा क्षारीय लवण। तो जस्ट इसका अपोजिट ना, तो क्या होगा कि जिस लवण का निर्माण प्रबल क्षार और ध्रुवल अम्ल के बीच होता है, उसे क्षारीय लवण कहते हैं। तो ये याद रखना कि जिस लवण का निर्माण प्रबल क्षार और ध्रुवल अम्ल के बीच होता है तब उसे क्षारीय लवण कहते हैं। समझ गए? तो प्रबल क्षार बताइए एग्जाम्पल में आप लोग। हाँ हाँ, NaOH और ध्रुवल क्षार जैसे देखिए इसमें आपको याद रखना था 3NaOH प्लस में H3PO4। समझ गए? ये NaOH हो गया प्रबल क्षार, ये हो गया ध्रुवल अम्ल, है ना। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताइए? क्षारीय कैसे बनेगा? जोड़ो रिएक्शन, अभी जोड़े ना नीचे, जोड़ो जल्दी। Na3 यहाँ ये 3 अगर गुना में तो इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा PO4 अब प्लस में H2O लिखेंगे ना, तो H2O में हाइड्रोजन 3 गो है इधर, है कि नहीं? तो यहाँ 3 लिख भी सकते हैं। समझ गए? 3 गो इधर 3 गो इधर, तो 6 गो हो गया ना। हाँ, तो ये हो गया आपका। इसको बोलते हैं हम लोग फास्फोरिक एसिड। इसको बोलते हैं क्या? फास्फोरिक अम्ल, है ना। ये जो H3PO4 है, याद रखना, जहाँ जहाँ लिख रहे हैं उसको याद रखना कि H3PO4 का किसका रासायनिक सूत्र है? तो फास्फोरिक अम्ल का। भूलाइएगा नहीं ना? नहीं। एक लिखिए एग्जाम्पल, NaOH प्लस CH3COOH। अब इसको आप बताइए। हाँ, CH3 Na ऐसे हुआ CH3COO Na प्लस में H2, है ना। इस तरह से बनेगा। किन्हीं को दिक्कत?
आप रिएक्शन को याद रखिए तभी कुछ काम होगा। परिभाषा आपको एकदम जस्ट याद रखना है। अगर क्षारीय लवण है तो क्षार ही पहले बोलना है कि जिस लवण का निर्माण प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के बीच होता है उसको बोलते हैं क्षारीय लवण। और अम्लीय लवण में क्या होगा कि जिस लवण का निर्माण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के बीच होता है तब उसको बोलेंगे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में प्रबल अम्ल, क्षारीय लवण में प्रबल क्षार, है ना। यानी कि अम्ल को चेंज कर देना है, अम्ल को उधर कर देना है, उसमें प्रबल अम्ल में रहेगा तो, है ना, दुर्बल में रहेगा, क्षारीय लवण में रहेगा तो प्रबल क्षार बोल देना है। समझ गए। अब एक होता है उदासीन लवण। क्या होता है? उदासीन लवण। एक होता है उदासीन लवण। तो उदासीन लवण में आप जब लिखिए कि जब लवण का निर्माण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के बीच होता है, जस्ट वही चीज़ है, जब लवण का निर्माण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के बीच होता है, उसे उदासीन लवण कहते हैं। उसे उदासीन लवण कहते हैं। तो जब लवण का निर्माण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीन लवण कहते हैं। तो ये चीज़ जस्ट वही सब एग्जाम्पल है। प्रबल अम्ल में लिखेंगे तो H2 H2SO4 प्लस NaOH, तब बन जाएगा क्या? NaSO4 प्लस में H2O, है ना। ये बनेगा। आप भी और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितना सारा एग्जाम्पल बताएं सब वही है। या इसमें लिखिए HNO3 प्लस KOH, तो KNO3 प्लस H2O, इस तरह से बन जाएगा। आप लोग याद रखिए, रिएक्शन बहुत बढ़िया रहेगा।